मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 1 महीना के बाद हम अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर गणित का वीडियो अपना चैनल पर अपलोड करता हूं, क्योंकि मैं गणित का शिक्षक हूं। लेकिन इस बीच में अब मैं अपने बेटा को जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उसके आधार पर हिंदी का ट्यूशन टीचर नहीं रहने के कारण हम खुद से उनकी तैयारी करवाता हूं, जिसके वजह से हमको हिंदी में कुछ सीखने को मिला। तो मुझे लगता है कि मैं उसे अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं, ताकि हो सके तो बच्चों को इससे कुछ फ़ायदा बेनिफिट मिले। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं एक दो महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी से संबंधित मैं अपलोड करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पसंद आ जाएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा YouTube चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अक्सर आपको 9-10 के मैथमेटिक्स का सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और गणित की और महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर उपलब्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में जो बात करने जा रहे हैं वो मैं खड़ी पाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ। खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, खड़ी पाई किसको कहा जाता है? ये हमारा खड़ी पाई का सिंबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी में खड़ी पाई का क्या महत्व है, खड़ी पाई से क्या मतलब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि खड़ी पाई का सहयोग से लिखे जाने वाले हिंदी वर्णमालाओं के बारे में। उसके बाद इसका जस्ट अगला वीडियो में हम बात करेंगे कि खड़ी पाई को हटा देने के बाद हिंदी वर्णमालाओं को कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं और कौन कौन से हिंदी वर्णमालाएं हैं जिनका लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको जानने से पहले हमको सबसे पहले हिंदी वर्णमालाओं के बारे में जानना है, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला देता हूँ। ये जो खड़ी पाई है, इसको आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में केवल डंडा कहा जाता है। लेकिन हिंदी में इसे खड़ी, इसे मतलब इसे खड़ी पाई कहा जाता है। यानी ये जो खड़ी पाई है, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम केवल डंडा कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाई खड़ी कहा जाता है। खड़ी पाई, खड़ी पाई, बड़ी ई, खड़ी पाई। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि आपको हिंदी वर्णमालाएं जानना है। हिंदी वर्णमालाएं आपको पता है कि 2 तरह का होता है। एक हमारा क्या होता है? स्वर, वर्ण।
एक क्या हो गया, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण हमारा कौन कौन सा है आपको पता है, अ है, आ है, छोटी ई यानी हर्षई, दीर्घ ई, बड़ी ई हो गया, उ, दीर्घ ए, औ, अंग, सॉरी, अंग, आ, रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितना, क्या पढ़ेंगे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह, रू। तो ये हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 जो है वो हमारा स्वर वर्ण हिंदी वर्णमाला में है। ये स्वतंत्र होता है, इसका उच्चारण के लिए किसी और वर्णों का सहयोग नहीं लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा पार्ट हमारा जो है वो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हमारा शुरू होता है क से, क, ख, ग, घ, अंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पंचम अक्षर अंग है, इस अंग को जब हम अक्षर के रूप में लिखते हैं, ऊपर शब्दों के शब्द जब बनाते हैं तो उसके ऊपर में बिंदा लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं, बिंदा लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है च, छ, ज, झ, य। और ये जो य है, तो य को भी, ये अंग, ये भी पंचम अक्षर है य। तो इस य को हम लोग जो लिखेंगे अक्षर के ऊपर में, तो वो चंद्र बिंदु से, जैसे इसमें चंद्र बिंदु में जैसे आप लिखेंगे चांद, चांद, तो यहां पर इयों का प्रयोग हुआ है, यहां पर इयों का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहां पर हम लिखते हैं मांग, तो यहां पर अंग का प्रयोग हुआ है। तो यहां अंग और यहां पर इय, चांद, और यहां मांग, मांग, मांग हो गया, चांद हो गया। तो यहां इय और यहां अंग का प्रयोग होके हम लोग लिखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके बाद में हम बतलाएंगे कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार, जो अंग के लिए अनुस्वार हम लोग पढ़ते हैं, जो बिंदा जिसको हमने कहा, ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या फर्क है या दोनों सेम है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको हम बतलाएं कि ये पंचम वर्ग और ये पंचम वर्ण जो है, इसको जो लिखा जाता है, इसको अनुस्वार के रूप में और इसको चंद्र बिंदु के रूप में लिखेंगे। उसके बाद चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क ख घ घ ङ च छ ज झ, यहाँ हो गया ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी मूर्धन, मूर्धन न, मूर्धन न। उसके बाद हो गया, यहां पर भी पंचम वर्ण जो है, इसका भी प्रयोग जो है वो अनुस्वार के रूप में होता है। तो यहां का भी पंचम वर्ग वर्ण हो गया ट, ठ, ड, ढ, ण।
उसके बाद त, थ, द, ध, न, न, दंत न। मेरे प्यारे बच्चों, यहां का की पंचम वर्ण जो है इसको भी हम लोग अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। कब अनुस्वार के रूप में इसको भी प्रयोग हम लोग करेंगे, कब करेंगे वो बतलाएंगे बाद में। अभी आप याद रखिएगा, पंचम वर्ग ये यहाँ पर है, फिर हमारा यहाँ है, फिर यहाँ पर हमको तो, थ, द, ध, दंत न, उसके बाद आता है प, उसके बाद आता है फ, उसके बाद आता है ब, उसके बाद आता है भ, भ, उसके बाद आता है म। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी 1 2 3 4 5 पंचम वर्ण, हर पंचम वर्ण, यहाँ एक पंचम वर्ण है, यहाँ एक पंचम वर्ण है, यहाँ पर एक पंचम वर्ण, कहाँ पर है, यहाँ पर एक पंचम वर्ण, यहाँ पर है ये पंचम वर्ण, यहाँ पर है ये पंचम वर्ण। इसको हम बतलाएंगे कि इस पंचम वर्ण को हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखना है। अभी हम बतला रहे हैं, अगला वीडियो में हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देंगे, इसलिए उस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। अभी हम आज पहला वीडियो बना रहे हैं हिंदी का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए और लगे कि कुछ जानकारी मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तब जाकर हमको ये एहसास होगा कि नहीं, हमको एनर्जी मिलेगी कि नहीं, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं हिंदी का टीचर हूँ नहीं, मैं गणित का शिक्षक हूँ, लेकिन लगता है कि हम कुछ नया सीखे हैं तो आप लोगों को भी लग रहा है कि इससे हमको लग रहा है कि कुछ जानकारी इससे मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब पंचम वर्ण है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए मौ तक। अब उसके बाद आता है य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतन स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, और ये दो जो आता है अड़, अढ़। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल हमारा क्या हुआ, ये टोटल हमारा। इसके बाद यहां पर भी आप देखिए 1 2 3 4 5, तो पंचम वर्ण में यहां पर हम लोग का ये तीनों को पंचम वर्ण में हम लोग समाहित करते हैं। ये तीनों पंचम वर्ण में हम लोग स जो है, तीनों का उच्चारण, ये तालव्य स, ये मूर्धन्य स, ये दंत स है। तो इसके बारे में भी जो पंचम वर्ग है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपको, ठीक है। और ये जो पंचम वर्ण है, ये तो इसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम जो घेरा लगाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ण है। इसको हम लोग बहुत कौन कौन सा रूप में लिखते हैं वो हम बतलाएंगे आपको अगले वीडियो में। तो अब हम लोग यहाँ काउंट करते हैं कि व्यंजन वर्ण हमारा कितना होता है हिंदी वर्णमालाओं में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37। वो दो ठो हमको ये जो है अड़ और ढ को समाहित, ड़ और ढ को समाहित नहीं किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, टोटल वर्णमालाओं जो हिंदी का हो गया हमारा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल वर्ण हमारा कितना हो गया, 13 + 37 = 50। 13 + 37 = 50 हमारा हो गया क्या, हिंदी वर्णमालाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
नीचे वाला अक्षर आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको जो हम टोटल किए तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं। इसलिए कुल वर्ण स्वर वर्ण हमारा 13 और व्यंजन हमारा 37 बराबर कितना हो गया 50। हिंदी वर्णमालाओं में हमारा कितना वर्ण हो गया 50 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बतला रहा था कि मेरा मेन टॉपिक है खड़ी पाई के बारे में। अब आपको खड़ी पाई के बारे में हम बतला रहे हैं कि खड़ी पाई एक्चुअली से हमको क्या मतलब आता है। यहां देखिए, ये हमारा खड़ी पाई दिया हुआ है, ठीक है। इसका प्रयोग करके हम हिंदी वर्णमालाओं को लिखेंगे कैसे। तो ये खड़ी पाई था, तो हम इसमें ऐसा कर दिए तो हमारा अ हो गया। खड़ी पाई का मदद से अ लिखा गया। खड़ी पाई का मदद से हम लोग आ भी लिख सकते हैं। यही अ को यहाँ अ में खड़ी पाई भी प्रयोग हुआ, एक और अ खड़ी पाई प्रयोग हो जाएगा। ये 2 खड़ी पाई का प्रयोग हो गया, आ हो गया हमारा। फिर अगर खड़ी पाई है हमारा, अगर यहाँ खड़ी पाई दिया हुआ है तो इसको लेके हम लोग क का प्रयोग कर दिए, है ना। अगर खड़ी पाई हमारा यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा अगर कर देते हैं तो हमारा क्या हो गया ख हो गया। अगर खड़ी पाई हमारा यहाँ दिया हुआ है ऐसा, और यहाँ पर हम इस प्रकार कर दें तो ये क्या हो गया हमारा ग हो गया। अगर खड़ी पाई हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और इसके साथ अगर हम ऐसे कर दें तो हमारा क्या हो गया, सॉरी, और ये खड़ी पाई करके ये क्या हो गया हमारा ओ हो गया। अगर खड़ी पाई यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, हम ऐसा अगर कर दें तो क्या हो गया धा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी का हम आप लोगों को जिक्र कर रहे थे कि खड़ी पाई का प्रयोग करके हम लोग जो लिखते हैं तो कौन कौन सा वर्ण खड़ी पाई का सहयोग से लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में, वो आप ध्यान से देखिए। अब हम स्वर वर्ण में चले जाते हैं। तो स्वर वर्ण में हमारा खड़ी पाई से प्रयोग से लिखा जाने वाला वर्ण पहला कौन है, अ है। उसके बाद कौन है, आ है। ई हमारा खड़ी पाई से नहीं लिखा गया है। छोटी ई, बड़ी ई भी हमारा नहीं लिखा गया है खड़ी पाई का प्रयोग से। उ नहीं हर्षौ नहीं लिखा गया है। दीर्घाओं में भी खड़ी पाई का प्रयोग यानी डंडा का प्रयोग नहीं किया गया है। ए में डंडे का प्रयोग नहीं किया गया है। ए में डंडे का प्रयोग नहीं किया गया है। औ में हमारा डंडे का प्रयोग किया गया है। औ में भी किया गया है। अंग में भी किया गया है, अंग में, और अह में भी किया गया है, और रू में भी किया गया है। यानी कुल मिलाकर स्वर वर्ण में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 13 में 7 वर्णमालाएं ऐसी है स्वर जिसमें डंडे का प्रयोग यानी खड़ी पाई का प्रयोग करके हम लोग लिखते हैं, और बाकी जो स्वर वर्ण लिखे हैं उसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्वर वर्ण होता है इसका ये उच्चारण स्वतंत्र होता है, इनमें किसी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता है। लेकिन व्यंजन वर्ण में उच्चारण के लिए स्वर वर्ण का सहायता जरूर लिया जाता है। तो व्यंजन वर्ण हमारा देखिए खड़ी पाई का सहयोग से लिखा जाने वाला व्यंजन वर्ण पहला जो है वो क है, दूसरा कौन है ख है, उसके बाद कौन है ग है, उसके बाद कौन है घ है। अंग में हमको खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। अंग जो हमारा क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण है उसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं क्या ये सब में खड़ी पाई यहाँ है, ख में खड़ी पाई यहाँ है, ग में खड़ी पाई यहाँ है, घ में खड़ी पाई यहाँ है। अंग में कहीं भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए च में खड़ी पाई है, ये छ में नहीं है।
छ में नहीं है। ज में हमारा खड़ी पाई है, ये झ में भी खड़ी पाई डंडा जिसको कहते हैं है। य में भी खड़ी पाई है, य में भी खड़ी पाई है, लेकिन ट में नहीं है, ठ में नहीं है, ड में नहीं है, ढ में नहीं है। अण में है, खड़ी पाई इसमें है, अण में है। त में भी खड़ी पाई है, यहाँ पर खड़ी पाई ये है, यहाँ पर खड़ी पाई ये है। थ में भी खड़ी पाई ये है, लेकिन द में नहीं है। ध में खड़ी पाई ये है, न में है। प में भी खड़ी पाई ये है, फ में भी खड़ी पाई यहाँ पर है, ब में भी खड़ी पाई है, भ में भी खड़ी पाई है, म में भी खड़ी पाई है, य में भी खड़ी पाई है, र में नहीं है। ल में खड़ी पाई यहाँ पर है, व में खड़ी पाई ये है, तालव्य स में खड़ी पाई है, मूर्धन्य स में खड़ी पाई है, दंत स में खड़ी पाई है, ह में नहीं है। छ में खड़ी पाई यहाँ पर है, त्र में भी खड़ी पाई है, ज्ञ में भी खड़ी पाई है, स्र में भी खड़ी पाई है। यानी खड़ी पाई में हमको कितना में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 यानी कुल 37 में 28 व्यंजन वर्ण ऐसा है जिनको लिखने के लिए हमको डंडे का प्रयोग किया गया है कि क्या करना पड़ा है, यानी खड़ी पाई का प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन बाकी कैठो हमारा बच गया। यहाँ 1 2, उसके बाद जाइए 2 के बाद यहाँ से 3 4 5 6 7 7 7 के बाद यहाँ 8 8 के बाद यहाँ 9, यानी 9 अक्षर ऐसा है जिसमें हम लोगों को व्यंजन वर्ण को लिखने में डंडे का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब कुल मिलाकर 50 वर्णों को लिखने में खड़ी पाई जो प्रयोग किया गया है उसका एक महत्वपूर्ण गुण है। आप ये देखिए कि खड़ी पाई कहाँ प्रयोग किया गया है अक्षरों का लिखने में। तो देखिए इस अक्षर को लिखने में खड़ी पाई जो है अ का अक्षर का अंत में है, आ का भी अक्षर में खड़ी पाई अंत में है, ओ में अंत में है, औ में भी अंत में है, अंग में भी अंत में है, अह में भी अंत है, जिसको इसको विसर्ग कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। तो ये अनुस्वार में आता है, ये विसर्ग में आता है, ठीक है। तो ये सब में खड़ी पाई अंत में है। लेकिन यहाँ पर क में देखिए खड़ी पाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क को आप देखिए, ये जो क लिखा गया है खड़ी पाई अंत में नहीं है। इसको आपको नोट में याद रखना है। इसको मैं अगले वीडियो में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में आपको हम बतलाएंगे। तो क में एक ऐसा व्यंजन है जो लिखा गया है, माने वर्ण लिखा गया है जिसमें खड़ी पाई अंत में नहीं है। ख में है, ग में है, घ में है, च में भी है, ज में भी, झ में भी, य में भी, उसके बाद ण में भी, त थ ध न प, हाँ फ जो है, ये जो फ लिखा गया है इसमें भी खड़ी पाई हमारा क्या है? अंत में नहीं है। ब में भी है, भ में भी है, म में भी है, उसके बाद य में भी है, ल में भी है, व में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब में सारा, यानी टोटल जितने सारे हमारा इसमें 7 और इसमें 28 वर्णमालाओं को जो खड़ी पाई का प्रयोग करके लिखा गया, उन सब में मतलब अंत में ये 2 को छोड़ करके हमारा सभी में अंत में डंडे का प्रयोग किया गया है, खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। ये 2 वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग बीच में किया गया है। ये आपको याद रखना है कि जितने सारे व्यंजनों का, यानी जितने सारे हम लोग वर्णमालाओं को लिखते हैं खड़ी पाई का प्रयोग से, उनमें से 2 पहले झ भी लिखा जाता था, आजकल वो झ नहीं चलता है, इसलिए उस झ को हटा दिया है, तो वो हम लोग गिनती में नहीं लाएंगे। तो खड़ी पाई के अंदर हमारा केवल 2 क और फ जो अक्षर है उसमें
खड़ी पाई बीच में है, बाकी में जितना में लगा गया है खड़ी पाई वो अंत में है। अगले बार वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि खड़ी पाई का क्या महत्व है हमको हिंदी वर्णमालाओं में, और खड़ी पाई के बारे में आपको हम क्यों बतलाना चाह रहे हैं। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जानकारी मिल गया कि खड़ी पाई हम लोग का प्रयोग से इतना वर्णमालाओं को लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए या इसका उच्चारण के लिए हमको स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे आप क के ही बारे में बात करेंगे तो ये जो क है, इस क को उच्चारण के लिए क के साथ अ आ जाता है, यानी क के साथ 12 खड़ी में भी आपको हम बतलाएंगे, इसमें 12 खड़ी भी हम बतलाएंगे। इसमें ये हो गया क और ये हो गया हमारा अ। तो इसमें क और अ है। तो इस क के रूप में एक चिन्ह लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, और ये इस क को कैसा लिखेंगे, इस क को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। जब शब्द प्रयोग करते हैं तो शब्द में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसी के बारे में, यानी इस क को हम लोग आधा क भी कहते हैं। तो आधा क नहीं, आधा क कहा जाता है, यानी कह सकते हैं तो शुद्ध व्यंजन, ये शुद्ध व्यंजन होगा। जैसे यहां पर हम बात करें, ये अगर हमारा ब है तो अभी ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, तो शुद्ध व्यंजन हम इसको लिखेंगे तो इससे स्वर को अलग कर देंगे। जो अ स्वर था तो ब जो हमारा हो गया, तो ब जो हो गया वो हमारा शुद्ध व्यंजन है। तो ये शुद्ध व्यंजन को हम लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको पूरा डिटेल अगला वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया है तो, और लाइक करने अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने साथियों के बीच में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी से संबंधित मैं कुछ जानकारी अपना इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाया है, तो क्योंकि मैं आपको पहले बतला दिया कि मैं गणित का शिक्षक हूं, मैं अपने बेटा को पढ़ा रहा था, तो जिसमें हमको सीखने को मिला कुछ हिंदी में, जिसे आप लोगों के बीच अपना वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास किया है, और आपको लगे कि मैं कुछ जानकारी दे पा रहा हूं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गणित विषय के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ही आप लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने जाएंगे वो सफ़ेद हो जाएगा, और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करने जाएंगे वो सफ़ेद हो जाएगा, और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी आपको बगल में 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपको ऐसा करने से ये फ़ायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा, और आप सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मेरा चैनल का प्राप्त करके आप अपने परीक्षाओं के लिए हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को